जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं सुमित सारस्वत उद्यांग टाइम्स के यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपके लिए एक नया विषय लेकर के यहां पर उपस्थित हुआ हूं और वो विषय आपके लिए बहुत खास होने वाला है। आप सभी जानते हैं कि आदिकाल से महिलाओं को प्रताड़ित किया जाता रहा है और आदिकाल से जब महिलाओं को प्रताड़ित किया जाता रहा तो ऐसी स्थिति में महिलाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए, महिलाओं के वर्तमान को ध्यान में रखते हुए, महिलाओं की जो गरिमा है उसको ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ अपने डिसीजन लिए हैं और उन्हीं डिसीजंस में से एक नया शब्द स्पष्ट तौर पर माननीय चंद्रचूड़ सिंह जी ने हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है और वो शब्द है स्टीरियोटाइप, जिस पर मैं आप लोगों को बहुत कुछ गंभीर जानकारी देने वाला हूं। तो सबसे पहले ये देखिए आप कि होता क्या है स्टीरियोटाइप। अगर हमारे समक्ष ये प्रश्न आ जाए कि स्टीरियोटाइप क्या है तो हम इसको क्या कहेंगे। बेसिकली अगर हम स्टीरियोटाइप का मतलब समझने का प्रयास करें तो स्टीरियोटाइप है क्या, इसको समझने के लिए सबसे पहले हम इसके हिंदी अर्थ पर आते हैं। अगर हम स्टीरियोटाइप के हिंदी अर्थ को समझें तो सबसे पहले इसका हिंदी अर्थ होता है टकसाली। टकसाली या फिर रूढ़िवादी प्रवृत्ति वाला। रूढ़िवादी का मतलब होता है ऐसी परंपराओं को मानने वाला जो पुराने समय से चली आ रही हैं। एक ऐसी परंपरा को मानने वाला जो घिसी पिटी परंपराओं को जो कि आदिकाल से लगातार चली आ रही हैं उनको स्वीकार करने वाला। ऐसी धारणा को, यानी जो घिसी पिटी धारणा है, जो रूढ़िवादी धारणाएं हैं और जो टकसाली धारणाएं हैं, बेसिकली इसी को हिंदी में कहा जाता है स्टीरियोटाइप। जब ये स्टीरियोटाइप है तो बेसिकली होता क्या है, जब हम किसी व्यक्ति की बात करते हैं, वस्तु की बात करते हैं, घटना की बात करते हैं, समूह की बात करते हैं या इन सभी को लेकर के अपनी कोई स्पष्ट राय रखते हैं, विवाद तौर पे अपनी बात को कहने का प्रयास करते हैं, तो इससे हमारा जो रूढ़िवादी समाज है वो बदलना नहीं चाहता। अब जब हमारा रूढ़िवादी समाज इस तरह की विचारधाराओं को बदलना नहीं चाहेगा तो उसको क्या कहा जाएगा, स्टीरियोटाइप कहा जाएगा। दूसरे शब्दों में हम इसे क्लिच भी कहते हैं। तो बेसिकली स्टीरियोटाइप है क्या। स्टीरियोटाइप को अगर हम कम शब्दों में समझें तो स्टीरियोटाइप का मतलब होता है एक घिसी पिटी धारणा। स्टीरियोटाइप का मतलब होता है एक परंपरागत तौर पर आदिकाल से चली आ रही धारणा, एक ऐसी धारणा जो किसी वस्तु को, जो किसी घटना को या किसी समूह को लेकर के एक जो राय बना दी गई है, उसी राय को स्वीकार करने वाले व्यक्तियों का जो समूह है उनको कहते हैं स्टीरियोटाइप। बेसिकली आप सभी जानते हैं कि आदिकाल से महिलाओं को प्रताड़ित किया जाता रहा। अगर हम वैदिक काल की स्थिति को देखें तो वैदिक काल में भी यही था। जब उत्तर वैदिक काल आया तो उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की जो स्थिति थी उसमें काफी गिरावट हो गई। महिलाओं को यज्ञ आदि की प्रक्रिया में भाग लेने का अधिकार नहीं रहा, जबकि पूर्व वैदिक काल में यह अधिकार उन्हें प्राप्त थे। और सबसे बुरी स्थिति आकर के महिलाओं की कहां पर हुई, अगर हम देखें तो सबसे बुरी स्थिति हमें देखने को मिलती है मध्यकाल के दौरान। मध्यकाल के दौरान आप समझते हैं जब मुस्लिम कालीन शासन आया तो मुस्लिम कालीन शासन के दौरान क्या हुआ, मुसलमानों से जो कि पूरी तरीके से आक्रमणकारी थे, उन आक्रमणकारियों ने हमारी बहुओं को, हमारी बेटियों को, हमारी बहनों को, हमारी पत्नियों को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया। अब जब ऐसी स्थिति आई तो ऐसी स्थिति में क्या करना पड़ा। बेसिकली प्रश्न यह उठता है कि महिलाओं ने अपने आप को सुरक्षित करने के लिए अपना घूंघट प्रथा को अपनाया। समय समय पर आधुनिक काल में अगर हम बात करें तो जो हमारा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का काल था उसमें कई सारे लोगों ने, चाहे हम रामकृष्ण जी की बात करें, चाहे हम राम मोहन राय जी की बात करें, चाहे हम ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी की बात करें, इन सभी ने अपना पक्ष रखा और महिलाओं के लिए आगे बढ़कर अपना योगदान दिया। आप जानते हैं कि शारदा अधिनियम भी आया। शारदा अधिनियम में महिलाओं और पुरुषों की, यानी बच्चों के जो विवाह की उम्र थी, उस विवाह की उम्र को भी निर्धारित किया गया और महिलाओं, बच्चियों के लिए विवाह की न्यूनतम उम्र 14 वर्ष और बाद में पुरुषों, बालकों के लिए यह विवाह की उम्र बढ़ाकर 18 वर्ष कर दी गई। शारदा अधिनियम में ऐसा प्रयास किया गया। बाद में सरकार समय समय पर इसमें संशोधन करती रही और आप जानते हैं कि अब 18 वर्ष की जो महिला होती है उस महिला को क्या कहा जाता है, प्रौढ़
उस महिला को युवा महिला का दर्जा दिया जाता है, या उस महिला को हम कह सकते हैं कि वो विवाह योग्य हो गई है। जबकि पुरुषों की शारीरिक स्थिति के आधार पर 21 वर्ष की उम्र में उन्हें विवाह के योग्य माना जाता है। आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने या माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में भी दखलंदाजी दी और माननीय सुप्रीम कोर्ट में यह धारणा प्रचलित चल रही है या इस विषय पर बातचीत चल रही है कि महिलाओं के विवाह की उम्र भी क्यों ना 18 वर्ष से बढ़ा करके 21 वर्ष की जाए, क्योंकि महिलाएं आजकल कामकाजी होती चली जा रही हैं और युवतियां और महिलाएं जो कि अब कामकाज के कारण अपने विवाह में देरी चाहती हैं, उनको भी लाभ मिले। लेकिन वास्तविकता इसके बिल्कुल विपरीत है। वास्तविकता विपरीत कैसे है, आइए हम इसे एक उदाहरण के मामले में समझने का प्रयास करते हैं। आपने गौर तो किया होगा कि जब भी कभी आप टेलीविजन पर देखते हैं तो टेलीविजन पर जब आपको कोई भी विज्ञापन दिखाया जाता है तो विज्ञापन में सबसे पहले घर पर काम करने वाली महिला को आपके समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। अब महिला को ही गृहिणी के तौर पर पेश किया जा रहा है। क्या वो महिला जो कि गृहिणी है वो एक कामकाजी महिला नहीं हो सकती? वो एक ऐसी महिला नहीं हो सकती जो परिवार की जिम्मेदारी को उठाने में पूर्णतः सक्षम हो? अगर कोई महिला इस प्रकार की है जो अपने परिवार की जिम्मेदारी को उठाने में सक्षम है, तो ऐसी स्थिति में उस महिला को सिर्फ कामकाजी का ही दर्जा क्यों दिया जाता है या सिर्फ गृहिणी का ही दर्जा क्यों दिया जाता है? इसके पीछे कुछ ना कुछ कारण जरूर है। एक्चुअल में होता क्या है, क्या आजकल समाज में जो मर्द होते हैं वो बेसिकली गुस्सैल स्वभाव के होते हैं और वो अपनी पत्नी के लिए, अपनी मां के लिए, अपनी बहन के लिए, अपनी बेटियों के लिए कुछ गलत शब्द गुस्से वाली प्रवृत्ति के दौरान प्रयोग में ले आते हैं। जब गुस्से वाली प्रवृत्ति के लिए जब ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो निश्चित तौर पर जो महिलाएं हैं उन महिलाओं की जो मन स्थिति है वो मन स्थिति काफी कमजोर हो जाती है। उनके मनोमस्तिष्क पर इस बात की गहरी छाप पड़ती है। जब उनके मनोमस्तिष्क और मन स्थिति में इस तरह के बदलाव आते हैं तो आप सभी जानते हैं किससे महिलाओं के अंदर स्वाभाविक तौर पर मर्दों के प्रति एक नई प्रतिक्रिया जन्म लेती है और वो मर्दों को अपना यानी पुरुषों को अपना एक दूसरे रूप में देखने लगती हैं। वो मर्दों के प्रति घृणा के भाव से भर जाती हैं। अब जब इस प्रकार की जब हमारे भारत में ज्यादातर अरेंज मैरिज का प्रचलन है, जब अरेंज मैरिज का प्रचलन है तो आप सभी जानते हैं कि हमारे समाज में चाहे कोई भी मामला हो उस विषय में हमें सकारात्मक या नकारात्मक दोनों प्रतिक्रियाओं को सहन करना होता है। लेकिन जब बात राष्ट्रीयता की आती है तो राष्ट्रीयता में इस बात पर ध्यान दिया जाता है कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी महिला के अस्तित्व पर कोई प्रश्न चिन्ह लगाया जा रहा है। अगर किसी महिला के अस्तित्व पर किसी भी तरह का प्रश्न चिन्ह लगाया जा रहा है तो निश्चित तौर पर यह एक रूढ़िवादी परंपरा है और इस रूढ़िवादी परंपरा पर पूरी तरीके से रोक लगा देनी चाहिए। स्टीरियोटाइप प्रक्रिया के दौरान अगर हम देखें तो आप सभी जानते हैं कि इसके अंतर्गत हर बहुत सारे समूह आ जाते हैं, अंतर समूह भी आ जाता है, बहिर समूह भी आ जाता है। आप जानते हैं कि घर के अंदर भी महिलाओं को प्रताड़ित किया जाता है, घर के बाहर भी महिलाओं को प्रताड़ित किया जाता है। कब तक ये प्रताड़ना चलती रहेगी? शब्दों के ये बाण कब तक महिलाओं को सहन करने पड़ेंगे? माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस विषय पर अपनी बेबाक राय रखी और कहा कि महिलाओं को इस प्रकार की प्रताड़ना सहने का कोई अधिकार नहीं है। महिलाओं के साथ यदि इस प्रकार का दुर्व्यवहार किया जाता है तो महिलाओं को ये शक्ति प्रदान की गई है कि महिलाएं अपने इस मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में पहुंच सकती हैं और माननीय सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट इस मामले में उन महिलाओं की समस्याओं का समाधान करेगा। आप सभी जानते हैं कि आजकल दहेज की प्रथा भी बहुत ज्यादा बढ़ती चली जा रही है। आजकल पुरुषवादी जो समाज है वो महिलाओं को काफी हद तक प्रताड़ित कर रहा है। अब महिलाओं को प्रताड़ित कर रहा है, कभी दहेज को लेकर, कभी किसी अन्य विषय को लेकर के। क्या यह एक सकारात्मक प्रवृत्ति है? कदापि नहीं। हमें इस प्रकार की प्रवृत्ति पर पूरी तरीके से क्या करना चाहिए? रोक लगा देनी चाहिए। आप देखिए कि अगर महिलाओं को प्रताड़ित किया जाता रहेगा, एक लंबे समय तक वो इस प्रताड़ना को सहती रहेंगी, तो एक दिन ऐसा आएगा कि उनका अवचेतन मन इस धारणा को अपने मनो मस्तिष्क में बिठा लेगा कि मर्द सिर्फ उनके शोषण के लिए ही होते हैं, जबकि मर्दों को उनका शोषण नहीं करना चाहिए। मर्दों का काम है उनकी सुरक्षा करना, उनके भविष्य की, उनके बच्चों की देखभाल करना और उन महिलाओं को एक स्तर पर पहुंचाकर मां के रूप में, पत्नी के रूप में, बहन के रूप में, बेटी के रूप में एक नया दर्जा उपलब्ध कराना।
आप सभी जानते हैं, लेकिन हमारे समाज में जो रूढ़िवादी परंपराएं हैं, वो रूढ़िवादी परंपराएं ऐसा होने से रोक लगा रही हैं, ऐसा करने पर प्रतिबंध लगा रही हैं। आखिर क्यों? इसी बात को संज्ञान में रखते हुए आप सभी जानते हैं कि महिलाएं प्रताड़ित होती रहती हैं, लेकिन प्रश्न यह उठता है कि रूढ़िवादिता आखिर आती कहां से है? अगर हम देखें तो टेलीविजन में जब भी हम किसी पात्र को देख रहे होते हैं तो पेश करने के लिए अक्सर किताबों में या टेलीविजन में स्टीरियोटाइप शब्दों का प्रयोग किया जाता है। स्टीरियोटाइप शब्दों का मतलब है कि किसी को कामकाजी महिला कह दिया गया, किसी को रूढ़िवादी महिला कह दिया गया, किसी को बदचलन कह दिया गया, किसी को वेश्या कह दिया गया। आखिर क्यों महिलाओं की गरिमा पर लगातार यह ठेस पहुंचाई जा रही है? क्यों महिलाओं के अस्तित्व को सुरक्षित करने की दिशा में हमारा समाज क्यों आगे नहीं आ रहा है? अगर हमारे समाज को आगे आने से कोई मजबूरी है या कोई रूढ़िवादी प्रथा है रोक रही है, तो यह प्रथा महिलाओं के अस्तित्व को खत्म करने के लिए नहीं, बल्कि पुरुषवादी समाज के सोच के अस्तित्व को खत्म करने वाली है। हमें इस बारे में दृढ़तापूर्वक और गंभीरतापूर्वक विचार करना ही होगा। बेसिकली इस प्रकार स्टीरियोटाइप शब्दों का प्रयोग करना, बदचलन शब्दों का प्रयोग करना, या फिर ऐसी महिला जो अपने पति से बाहर किसी दूसरे व्यक्ति के साथ प्रेम संबंध रखती है, उसके लिए बदचलन जैसे शब्दों का प्रयोग करना न्यायालय में यह बिल्कुल गलत भाषा का प्रयोग है। इस पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाना चाहिए। तो न्यायालय ने इन्हीं चीजों को दृष्टिगत रखते हुए इन सारे शब्दों को प्रतिबंधित करने पर अपना पूरा प्रयास किया है। अब किसी भी महिला के साथ इस तरह के स्टीरियोटाइप शब्दों का प्रयोग यानी बदचलन और वेश्या जैसे शब्दों का प्रयोग अब नहीं किया जा सकता, माननीय न्यायालय में भी नहीं किया जा सकता। और अगर किया जाता है तो जिस व्यक्ति के द्वारा इन शब्दों का प्रयोग किया जाएगा उस व्यक्ति को दंड का भागीदार बनना पड़ेगा। आप देख रहे हैं कि लोगों और स्थानों के बारे में ये जितनी भी जानकारियां प्राप्त होती हैं या जितनी भी टिप्पणियां हमें देखने को मिलती हैं, बेसिकली वो रूढ़िवादिता जो है वो वयस्कों के माध्यम से होते हुए बच्चों तक में पहुंच जाती है। और बच्चे जो कि हमारे समाज का भविष्य हैं, हमारे देश का भविष्य हैं, अगर उनके अंदर इस तरह की भावनाएं लगातार पनपती रहेंगी तो एक दिन हमारे देश जिसको विश्व गुरु का दर्जा प्राप्त है उसका दर्जा कहां रह जाएगा? हम जो विकसित 2047 में अपने आप को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में प्रयत्नशील हैं, वो आखिर कैसे पूर्ण हो पाएगा? लगातार सरकारों के द्वारा इस दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन ये समस्याएं आखिर उत्पन्न क्यों होती हैं? इनके पीछे कौन कौन से कारण उत्तरदायी हैं? इसके पीछे उत्तरदायी कारण यह है कि रूढ़िवादिता को अगर हम देखें तो अक्सर सत्य के रूप में स्वीकार कर लिया जाता है, इनमें परिवर्तन लाने के प्रयास ही नहीं किए जाते। वयस्क अपने बच्चों के अंदर ही वो धारणाएं प्रचलित कर देते हैं जो कि उनके मनोमस्तिष्क पर, उनकी मन स्थिति पर पहले से ही अपनी प्रभाव डाल चुके होते हैं। ऐसी स्थिति में रूढ़िवादिता से बचने के लिए क्या करना होगा कि सबसे पहले मन में जो गलत धारणाएं उत्पन्न हुई हैं उन धारणाओं का समापन करना होगा ताकि रूढ़िवादिता को बढ़ने से रोका जा सके और वयस्कों से बच्चों में जो रूढ़िवादिता की प्रक्रिया है उसको स्थानांतरित न होने दिया जाए। इसके लिए वयस्कों को और समाज को, सर्वोच्च न्यायालय को, हमारे देश के प्रधानमंत्री को, हमारे देश के जिम्मेदार अधिकारियों को आगे आना पड़ेगा। लेकिन ये आगे आने के लिए तैयार नहीं हुए, तब जाकर सर्वोच्च न्यायालय ने अपना ये निर्णय लिया कि इस प्रकार के स्टीरियोटाइप जो शब्द हैं जो कि वेश्या, बदचलन आदि हैं, इन पर प्रतिबंध लगाना जरूरी है। बेसिकली जो स्टीरियोटाइप शब्द है ये लोगों या व्यक्तियों के बारे में अपने निर्णयों को प्रभावित करने वाले होते हैं। अगर किसी महिला को बदचलन कह दिया जाए तो एक व्यक्ति के द्वारा ऐसा कहे जाने पर पूरा समाज उस पर बदचलनी के आरोप लगाने लगता है। आप बताइए कि आपके संदर्भ में यह विचार कहां तक जायज है? यह बिल्कुल नाजायज विचार है। अगर इस तरह के विचारों को आगे बढ़ाते रहे तो हमारी कर्तव्य पथ की जो स्थिति है, हमारी जो विकसित राष्ट्र का सपना है, हमारा जो विश्व गुरु का सम्मान है, वो कहां स्थापित रह पाएगा? और आप जानते हैं कि ये भेदभाव को जन्म देने वाला है, ये महिलाओं और पुरुषों के अंदर भेदभाव को उत्पन्न करने वाला है। आप देखिए किससे महिलाओं की जो आत्म छवि है उस और आत्मसम्मान है उसको नुकसान पहुंचाया जा रहा है। इसीलिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा इस तरह के शब्दों को प्रतिबंधित कर दिया गया।
तो स्टीरियोटाइप शब्द से अभिप्राय क्या है? ऐसी धारणा जो कि रूढ़िवादी है, पुरानी परंपराओं से प्रचलित होकर के आई है, ऐसी धारणा जिसमें पुराने लोगों ने अपने आप को स्थापित करने का प्रयास किया है, अपने विचारों को बच्चों पर हावी करने का प्रयास किया है। इस तरह की धारणा का माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा समापन कर दिया गया। आप देख सकते हैं कि अगर इस तरह हमारे सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा निर्णय लिए जाते रहे तो निश्चित तौर पर हम एक विकसित राष्ट्र का सपना जो देख रहे हैं 2047 में बनने का, अगर हमारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय इस मामले में आगे आता रहा, महिलाओं के सम्मान की, महिलाओं के गौरव की, महिलाओं की आत्मसम्मान की, महिलाओं की अभिरक्षा के मामलों में रुचि लेता रहा और इन मुद्दों पर सटीक निर्णय देता रहा, तो निश्चित तौर पर हमारा जो 2047 का सपना है वो 2030 तक क्यों पूर्ण नहीं हो पाएगा। आप जानते हैं, चाहे भारत देश हो या किसी भी देश हो, हम महिलाओं को जगत जननी का रूप प्रदान करते हैं। महिलाओं के आत्मसम्मान को, महिलाओं के गौरव को बनाए रखना किसी भी समाज के आगे बढ़ने के लिए अत्यंत आवश्यक है। अगर महिलाओं के आत्मसम्मान और गौरव को सुरक्षित रखा जाएगा तो निश्चित तौर पर हम उस दिशा में आगे बढ़ जाएंगे कि एक दिन भारत की जो छवि है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आज जितनी है उसकी तुलना में 1000 गुना बेहतर हो जाएगी और भारत की जितनी भी समस्याएं हैं उन समस्याओं का समाधान किया जा सकेगा। चाहे वो सामाजिक समस्याएं हों, चाहे वो आर्थिक समस्याएं हों, चाहे वो जातिगत समस्याएं हों, चाहे वो किसी भी प्रकार की समस्याएं हों, हमें हर परिस्थिति में महिलाओं के सम्मान को और गौरव को सुरक्षित बनाए रखना है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किए गए इस प्रयास का, इस सकारात्मक प्रयास का मैं पूरी तरीके से समर्थन करता हूं और सम्मान करता हूं और अपने इन्हीं विचारों के साथ कि क्या खबर कोशिशें नाकाम काम आ जाए, कि क्या खबर कोशिशें नाकाम काम आ जाए, हमारे आगाज पे हंसना, हमारे अंजाम के बाद आज की क्लास को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे कल एक नए विषय के साथ, आप लोगों के लिए एक नया शब्द लेकर। तब तक के लिए आप सभी को उज्जवल भविष्य हेतु बहुत बहुत शुभकामनाएं।